हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करता हूँ बहुत आप लोग अच्छे होंगे। हम माइक्रोबायोलॉजी पढ़ रहे थे और माइक्रोबायोलॉजी की सीरीज में ये हमारा चौथा वीडियो है जिसके अंदर हम अभी पढ़ेंगे पैथोजेनेसिस ऑफ बैक्टीरियल डिजीजेस। बैक्टीरियल डिजीजेस का पैथोजेनेसिस हम पढ़ेंगे, पैथोजेंस के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले जान लेते हैं कि पैथोजन आखिरकार क्या होता है। व्हाट इज पैथोजन? तो आप अपने स्क्रीन पे एकदम सामने देख पा रहे हैं, पैथोजन एक वो ऑर्गेनिज्म होता है दैट इज कैपेबल ऑफ डेवलपिंग अ डिजीज, यानी जो बीमारी कॉज कर सकता है उस जीवाणु को हम कहते हैं पैथोजन। ओके, उसके बाद व्हाट इज पैथोजेनिसिटी? पैथोजेनिसिटी इज द कैपेसिटी। क्या पैथोजेनिसिटी क्या होती है? कैपेसिटी होती है पैथोजन की टू कॉज डिजीज। दैट कैपेसिटी टू कॉज डिजीज इज कॉल्ड पैथोजेनिसिटी। जैसे फॉर एग्जांपल मीजल्स वायरस है तो वो मीजल्स डिजीज कॉज करता है, तो ये मीजल्स वायरस की पैथोजेनिसिटी है, राइट। अब जैसे मान लो सपोज हम लोग लैक्टोबैसिलस की बात करते हैं, दही में प्रेजेंट होता है, कोई बीमारी कॉज नहीं करता, ठीक है। तो क्या है वो? उसमें पैथोजेनिसिटी नहीं है, वो पैथोजन नहीं है। अब हम बात करते हैं वायरुलेंस की। ये वायरुलेंस क्या होता है? वायरुलेंस इज द डिग्री ऑफ पैथोजेनिसिटी। कई बार बच्चों को इन दोनों टर्म्स में बहुत ज्यादा कंफ्यूजन होता है, वायरुलेंस में और पैथोजेनिसिटी में। तो डिफरेंस मैं क्लियर कर देता हूं। देखो, पैथोजेनिसिटी इज द कैपेसिटी टू कॉज डिजीज, और किस हद तक, मतलब कितना सीवियर और कितना कितना डिग्री का जो पैथोजेनिसिटी है, मतलब कितनी खतरनाक बीमारी कर सकता है एक पैथोजन, दैट इज कॉल्ड वायरुलेंस। ठीक है, तो द डिग्री ऑफ पैथोजेनिसिटी ऑफ अ गिवन पैथोजन टू कॉज डिजीज इज कॉल्ड वायरुलेंस। ठीक है, एग्जांपल देता हूं भाई, जैसे रेबीज होता है, तो रेबीज इज अ हाई विरुलेंस थिंग। अगर मान लो अनट्रीटेड रह गया तो आदमी पक्का मरेगा। अगर रेबीज वायरस का हमला हो गया, रेबीज हो जाएगा, आदमी मर जाएगा। ठीक है, तो हाई विरुलेंस हो गया। अब कॉमन कोल्ड की बात करते हैं, राइनो वायरस कॉज करता है, तो वहां पर आदमी मर जाएगा क्या? नहीं मरेगा, तो नहीं, ठीक हो जाएगा। तो इट इज लो विरुलेंट थिंग। ठीक है, सो इतना क्लियर है आपको? इतना क्लियर है? आगे बढ़े, चलो। विरुलेंट फैक्टर्स ऑफ बैक्टीरिया फॉर डिजीज प्रोडक्शन। अब ये विरुलेंट फैक्टर क्या होते हैं? देखो भाई साहब, वायरुलेंट फैक्टर्स ऐसे टूल्स या हथियार होते हैं, है ना, जो एक बैक्टीरिया को सबसे पहले तो होस्ट सेल को अटैक करके, उससे जुड़ के, उसके अंदर घुस के और उसमें डिजीज कॉज करने, और होस्ट सेल के जो इम्यून रेस्पॉन्स है उनको चकमा देने की जो वेपन्स हैं, जो टूल्स हैं, उनको हम विरुलेंट फैक्टर्स कहते हैं। जैसे एक बैक्टीरिया को बीमारी कॉज करने के लिए सबसे पहले तो क्या करना पड़ेगा? एडहेरेंस करना पड़ेगा, मतलब अटैच होना पड़ेगा। फॉर एग्जांपल, जब हमें यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन होता है, ठीक है, तो बैक्टीरिया अपना पिलाई, इकोलाई बैक्टीरिया अपना जो पिलाई है उसको यूज करके क्या होता है, ब्लैडर की मेम्ब्रेन से, ब्लैडर से जुड़ जाता है। तो पिलाई जो है ना, वो क्या है? एक एडहेरेंस फैक्टर है, मतलब जुड़ने में काम आ रहा है। तो पिलाई, कैप्सूल जो बैक्टीरिया के अराउंड है, ग्लाइकोकैलिक्स लेयर है, तो ये एडहेरेंस फैक्टर हैं। ये बैक्टीरिया को होस्ट सेल से जुड़ने में, एडहेर करने में, चिपकने में मदद करते हैं। उसके बाद क्या करेगा? चिपकने के बाद अंदर घुसने का प्रयास करेगा। तो यहां पे एंजाइम्स होते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल हाइलुरोनिडेज एंजाइम है, तो कनेक्टिव टिश्यू को गला देगा, है ना, कनेक्टिव टिश्यू को डिसॉल्व करेगा, उस पर काम करेगा ताकि जो बैक्टीरिया है वो अंदर घुस सके। तो एंजाइम हो गए। जैसे कुछ 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 ऐसे बैक्टीरिया होते हैं जो म्यूकस मेम्ब्रेन को तोड़ के अंदर घुस जाते हैं, जैसे निसेरिया गोनोरी। जैसे कुछ शिगेला, जैसे शिगेला का एग्जांपल ले तो बिल्कुल इंटैक्ट म्यूकस मेम्ब्रेन के थ्रू भी चला जाता है। अब उसके बाद में हमने पढ़ लिया इन्वेजन हो गया, अब चकमा देना इम्यून सिस्टम को, यानी अंदर जो फैगोसाइटिक सेल्स होंगी वो फैगोसाइटोसिस करने के लिए, बैक्टीरिया को खाने के लिए, खत्म करने के लिए आएंगी। तो उस टाइम पे बैक्टीरिया फिर से अपनी पिलाई का यूज करेगा, कैप्सूल का यूज करेगा। कैप्सूल बड़ा स्लिपरी होता है, तो जो फैगोसाइटिक सेल ऐसा है, ये खच 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 खा नहीं पाएगी, बैक्टीरिया निकल जाएगा वहां से। प्रोटीन ए, तो ये क्या है? एंटी फैगोसाइटिक फैक्टर्स है। उसके बाद एंजाइम्स होते हैं। एंजाइम्स के बारे में हमने बताया, टिश्यू डिग्रेडिंग एंजाइम, हाइल्यूरोनिडेज, है ना। और उसके बाद में हमारे पास होता है आईजीए प्रोटीएज एंजाइम।
ओके, एंड आफ्टर दैट वी हैव सम टॉक्सिन्स एक्सोटॉक्सिन और एंडोटॉक्सिन। तो एक्सोटॉक्सिन और एंडोटॉक्सिन क्या होते हैं, इसको हम अभी थोड़ी देर में डिटेल से पढ़ेंगे। तो ये हमने क्या देखा, वायरुलेंट फैक्टर्स क्या होते हैं, जुड़ने मदद करते हैं, एडहेरेंस फैक्टर्स, इन्वेजन ऑफ द होस्ट सेल एंड टिश्यू, एंड एंटी फैगोसाइटिक फैक्टर्स, एंजाइम्स एंड टॉक्सिन्स, ये क्या है, वायरुलेंट फैक्टर्स हैं। उसके बाद में मैं आपको यहां पर एक बार एक इंपॉर्टेंट चीज बताना चाहूंगा जो आपको याद रखनी है, दैट इज देयर आर फ्यू बैक्टीरिया जो कैंसर के साथ एसोसिएटेड है। फॉर एग्जाम्पल जो हमारा हेलिकोबैक्टर पाइलोरी है, इट कॉजेज गैस्ट्रिक कार्सिनोमा, इट इज म्यूकोसा एसोसिएटेड लिम्फोइड टिश्यू, ठीक है, गैस्ट्रिक कार्सिनोमा। देन उसके बाद कैंपाइलोबैक्टीरियल जेजुनी, इट कॉजेज माल्ट लिम्फोमा ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन। आपको सिर्फ इतना सा याद रख लेना। उसके बाद में विल टॉक अबाउट वर्टिकल transmission of a disease from mother to offspring is called what, this is called vertical transmission of the disease। मां से बच्चे में डिजीज का चले जाना। अब मां से बच्चे में डिजीज कैसे जाएगा, प्लेसेंटा से जा सकता है, बर्थ कैनाल से जा सकता है, ब्रेस्ट मिल्क से जा सकता है। यही तो तीन चीजें हैं जिनसे एक मदर बच्चे से कनेक्टेड होती है। या फिर तो प्लेसेंटा से घुस जाएगा इन्फेक्शन, या फिर बर्थ कैनाल से जाएगा, या फिर ब्रेस्ट मिल्क से जाएगा। तो सबसे पहले ट्रांसप्लेसेंटल की अगर हम बात करें, जैसे फॉर एग्जांपल ट्रेपोनिमा पेलिडम है ना, इट कॉजेज कॉन्जेनिटल सिफिलिस, इट इज ट्रांसमिटेड विया प्लेसेंटा फ्रॉम मदर टू द चाइल्ड। तो ट्रेपोनिमा पेलिडम कॉन्जेनिटल सिफिलिस कॉज करता है। टॉक्सोप्लाज्मा गोंडी, इट कॉजेज टॉक्सोप्लाज्मोसिस। पार्वो वायरस B19, इट कॉजेज हाइड्रोप्स फिटेलिस। ओके, उसके बाद कुछ ऐसे डिजीज हैं जो बर्थ कैनाल से फैलेंगे, जैसे इकोलाई। तो ये इंफेक्शन क्या कॉज करेगा, न्यूनेटल सेप्सिस कॉज कर देगा इकोलाई। ये बर्थ कैनाल, बच्चा पैदा हो रहा उस टाइम का कार्यक्रम है ये, ठीक है। तो बर्थ कैनाल से इंफेक्शन फैला, क्योंकि जब बच्चा बाहर निकलेगा, यूट्रस से बाहर निकल के जब वो बर्थ कैनाल से होकर जाएगा तो वहां पर इकोलाई प्रेजेंट होगा कहीं ना कहीं, और बच्चे को इन्फेक्शन हो जाएगा। उसके बाद में एन गोनोरी, ऑप्थेल्मिया नियोनेटरम, इसके बारे में आप बहुत बार सुनोगे, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसीलिए बच्चे को एंटीबायोटिक ड्रॉप्स दी जाती हैं, आई ड्रॉप्स दी जाती हैं ऑप्थेल्मिया नियोनेटरम से बचाने के लिए, इसके इन्फेक्शन से बचाने के लिए। उसके बाद में स्ट्रेप्टोकोकस एगेलेक्टी, तो इट कॉजेज नियोनेटल सेप्सिस एंड मेनिंजाइटिस एज वेल। तो ये आप याद रखेंगे। उसके बाद में बिकॉज आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा व्हाट आर द डिजीजेस या फिर व्हाट आर द फैक्टर जो आप बर्थ कैनाल से फैल सकते हैं, कौन से इंफेक्शन ट्रांसप्लेसेंटली फैलते हैं। ब्रेस्ट मिल्क से क्या, स्टेफाइलोकोकस ऑरिस, ये स्किन इंफेक्शन कॉज करेगा। वाई, ब्रेस्ट मिल्क जाएगा ये फ्रॉम मदर टू द ऑफस्प्रिंग, और इस टाइप के ट्रांसमिशन को क्या कहते हैं, वर्टिकल ट्रांसमिशन कहते हैं, राइट, खत्म। डिजीजेस स्प्रेड बाय फीको ओरल रूट, फीको ओरल रूट से कौन सा होता है, इकोलाई, बेसिलरी डिसेंट्री, सैल्मोनीला टाइफी एंड सैल्मोनीला पैराटाइफी, ये कॉज करता है टाइफाइड और पैराटाइफाइड फीवर, ये फीको ओरल रूट से फैलता है। विब्रियो कोलेरी, ये कोलेरा कॉज करता है। हाँ, अब हम जो टॉक्सिन्स की बात कर रहे थे उस पे आ जाते हैं। दो टाइप के टॉक्सिन्स थे जैसा मैंने आपको बताया, एक तो एक्सोटॉक्सिन और एक है आपके पास एंडोटॉक्सिन। एक तो है एक्सोटॉक्सिन और एक है एंडोटॉक्सिन। सबसे पहले एक्सोटॉक्सिन की बात करते हैं। एक्सो मतलब बाहर, है ना। तो एक्सोटॉक्सिन क्या है, एक ऐसा प्रोटीन है, एक ऐसा प्रोटीन है जो ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया जो है वो सिक्रीट करते हैं, जो बाहर निकलता है सेल से, है ना। इट इज एक्टिवली सिक्रीटेड बाय द सेल, एनर्जी लगा के, एटीपी लगा के बाहर सिक्रीट किया जाता है सेल के द्वारा, और ये एक प्रोटीन है। ऑब्वियसली इट इज हीट लायबल और वैक्सीनेशन अगेंस्ट दैम इज पॉसिबल। एक्सोटॉक्सिन के अगेंस्ट वैक्सीन पॉसिबल है। जैसे मुझे एक एग्जांपल बता दो, जैसे टिटेनस इज अ एक्सोटॉक्सिन, तो टिटेनस के लिए वैक्सीन पॉसिबल है ना। उसके बाद में हम बात करते हैं हाईली एंटीजेनिक, इट एक्टिवेट इम्यून सिस्टम। तो एक्सोटॉक्सिन इज हाईली एंटीजेनिक, एंटीजेनिक प्रॉपर्टी बहुत अच्छी खासी होती है, इम्यून सिस्टम को एक्टिवेट कर देती है। उसके बाद में एंडोटॉक्सिन पे आ जाते हैं। ये क्या है, ये प्रोटीन ही है, ये लिपोपॉलीसेकेराइड है ना। और एंडो मतलब अंदर,
तो क्या ये सेल सिक्रीट कर रहा है बाहर? नहीं नहीं नहीं, इट इज एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ द सेल वॉल ऑफ द ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया। जब ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया मर जाता है, जब वो डेड हो जाता है, तब ये रिलीज किया जाता है, तब ये बनता है, और इट इज एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ द सेल वॉल, राइट। तो इट इज एंडोटॉक्सिन अंदर। तो क्या क्राइटेरिया क्या क्या इसके? लिपोपॉलीसेकेराइड है, इंटीग्रल पार्ट ऑफ द बैक्टीरियल सेल वॉल है, रिलीज व्हेन बैक्टीरिया आर डेड, जब बैक्टीरिया डेड होगा तब रिलीज होगा, ठीक है, तब तक, वरना कैसे रहता है ये? सेल वॉल में इंटीग्रेटेड रहता है ना। और हीट स्टेबल है, हीट स्टेबल है, और एक्सोटॉक्सिन हीट लायबल था। ये पॉइंट्स आप ध्यान रखना, बिकॉज आपको एंडोटॉक्सिन या एक्सोटॉक्सिन के बीच में डिफरेंस पूछे जाएंगे, तो आप यही सारे पॉइंट बोलोगे तो दोनों डिफरेंशिएट हो जाएंगे, दोनों अलग है। और वैक्सीनेशन एंडोटॉक्सिन के लिए हम नहीं दे सकते। क्यों नहीं दे सकते? क्योंकि ये लेस एंटीजेनिक होते हैं, समझे मेरी बात। तो एंडोटॉक्सिन इज लेस एंटीजेनिक, तो इतना अच्छे से इम्यून सिस्टम को एक्टिवेट नहीं कर पाते, स्ट्रांगली इम्यून सिस्टम को एक्टिवेट नहीं कर पाते, तो इनके अगेंस्ट वैक्सीन भी बनानी पॉसिबल नहीं है, वैक्सीनेशन भी पॉसिबल नहीं है। बट एक्सोटॉक्सिन में क्या था? वो स्ट्रांगली एंटीजेनिक थे, इसलिए उनके अगेंस्ट वैक्सीन दे सकते थे हम, है ना। उसके बाद में तो आपको डिफरेंस बिटवीन द एक्सोटॉक्सिन और एंडोटॉक्सिन, डू इट बाय योरसेल्फ फ्रॉम द अबव क्राइटेरिया जो मैंने आपको बता दिए। अब देखो हमारे पास कुछ ऐसे बैक्टीरियाज है, कुछ स्पेसिफिक टाइप के, वो एक्सोटॉक्सिन प्रोड्यूस करते हैं, ये याद रखने पड़ेंगे। जैसे ई कोलाई, ई से ई कोलाई, इसे एंटेरोटॉक्सिन, तो ई कोलाई एंटेरोटॉक्सिन और सिगेला लाइक टॉक्सिन, शिगा लाइक टॉक्सिन प्रोड्यूस करता है। उसके बाद में कॉर्नी बैक्टीरियम डिप्थेरी, ये डिप्थेरिया टॉक्सिन, इजी है याद करना, कॉर्नी बैक्टीरियम डिप्थेरी डिप्थेरिया टॉक्सिन प्रोड्यूस करता है। ई कोलाई एंटेरोटॉक्सिन प्रोड्यूस करता है। क्लोस्ट्रिडियम टिटेनाई, फिर टिटेनाई टिटनोस्पाज्मिन और टिटनोलाइसिन प्रोड्यूस करता है। विब्रो कॉलेरी कॉलेरा टॉक्सिन प्रोड्यूस करता है। ये तो आसान है बहुत, है ना। उसके बाद में हम बात करते हैं पैथोफिजियोलॉजिकल इफेक्ट ऑफ द एंडोटॉक्सिन। पैथोफिजियोलॉजिकल इफेक्ट क्या क्या होते हैं, क्या करते हैं ये एंडोटॉक्सिन, क्या फिजियोलॉजी में, पैथोलॉजी में क्या चेंज करते हैं। सो एंडोटॉक्सिन, एग्जांपल हमने लिया लिपिड एक एंडोटॉक्सिन है, तो ये एक्चुअली ना 3 मेन पाथवेज को एक्टिवेट करके काम करते हैं। कितने? 3 मेन पाथवेज। कौन से पाथवे? एक तो दे विल एक्टिवेट मैक्रोफेजेस, है ना, दे विल एक्टिवेट मैक्रोफेजेस। फॉर एग्जांपल देयर विल बी प्रोडक्शन ऑफ इंटरल्यूकिन 1, ये क्या करेगा? फीवर कॉज करेगा। दूसरे नंबर पे टीएनएफ, टिश्यू नेक्रोसिस फैक्टर, इट विल कॉज फीवर एंड हाइपोटेंशन। उसके बाद नाइट्रिक ऑक्साइड, इट विल कॉज हाइपोटेंशन, ठीक है। सो फीवर, फीवर, हाइपोटेंशन, हाइपोटेंशन, राइट। उसके बाद में सेकेंड पाथवे जो एक्टिवेट करेंगे, इट विल एक्टिवेट कॉम्प्लीमेंट सिस्टम। क्या बनेगा? C3A एंड C5A। तो C3A हिस्टामाइन रिलीज होगा और हाइपोटेंशन हो जाएगा, और C5A क्या होगा? एक न्यूट्रोफिल कीमोटैक्सिस कॉज होगा इसकी वजह से। उसके बाद में एक्टिवेट टिश्यू फैक्टर, तो टिश्यू फैक्टर एक्टिवेट होगा, कोगुलेशन कैस्केड बनेगा और डीआईसी हो जाएगा। डीआईसी क्या होता है? डिसेमिनेटेड इंट्रावेस्कुलर कोगुलेशन हो जाएगा। उसके बाद व्हाट आर एक्यूट फेज रिएक्टेंट्स, तो दीज एक्यूट फेज रिएक्टेंट दे विल बी रिलीज्ड व्हेन interleukin 1, TNF alpha and interleukin 6, they will stimulate the liver, like CRP, it is C reactive protein, ESR erythrocyte sedimentation rate और मेनोज बाइंडिंग प्रोटीन। उसके बाद में हम बात कर रहे हैं एंटेरोटॉक्सिन। ये क्या है? एंटेरोटॉक्सिन क्या है? इंपॉर्टेंट चीज है। इट इज अ एक्सोटॉक्सिन दैट एक्टिवेट adenyl guanyl cyclase enzyme within the cell of the small intestine and cause diarrhea and diarrhea like diseases। तो एंटेरोटॉक्सिन, अब आपको समझ में आना चाहिए, स्मॉल इंटेस्टाइन के लिए वर्ड यूज करते हैं ना कई बार, एंटेरिक, एंटेरोन, तो एंटेरोटॉक्सिन एक एक्सोटॉक्सिन है जो एडिनाइल या ग्वेनाइल साइक्लेज एंजाइम को एक्टिवेट करता है विद इन द स्मॉल इंटेस्टाइन सेल्स और डायरिया या डायरिया लाइक डिजीज कॉज करता है। कौन? एंटेरोटॉक्सिन। ओके, नाउ देयर आर सम एंटेरोटॉक्सिन प्रोड्यूसिंग बैक्टीरिया। कौन बैक्टीरियाज एंटेरोटॉक्सिन प्रोड्यूस करते हैं? ई कोलाई तो हमने पढ़ा था। उसके बाद में विब्रो कॉलेरी, सैल्मोनेला, शिगेला, स्टेफाइलोकोकस ऑरियस। तो ये तो 3 नाम नीचे वाले ऐसे ही हैं, साल्मोनेला, शिगेला, स्टेफाइलोकोकस, और ऊपर वाला ई कोलाई हमने पढ़ा था और विब्रो कॉलेरी, ठीक है, दैट्स इट।
उसके बाद में एक्सोटॉक्सिन कैन बी यूज्ड फॉर वैक्सीन प्रिपरेशन। क्यों एक्सोटॉक्सिन को हम वैक्सीन प्रिपरेशन के लिए यूज करते हैं? दे विल प्रोड्यूस इम्यून रेस्पॉन्स व्हेन एंटर द बॉडी एंड प्रोटीन इन नेचर। समझ गए? तो जब बॉडी में एंटर करता है एक्सोटॉक्सिन तो वो इम्यून रेस्पॉन्स प्रोड्यूस करता है, जिसकी वजह से हम इसको यूज लेकर के हम वैक्सीन प्रिपरेशन कर सकते हैं। तो एंडोटॉक्सिन तो नॉन इम्यूनोजेनिक होता है, तो इसीलिए वैक्सीन इसके लिए हम नहीं यूज करते हैं, इसकी हेल्प से वैक्सीन भी नहीं बनाई जा सकती। हाँ, नाउ टेल मी ए क्वेश्चन, बताओ, पूरा लेक्चर पढ़ लिया, विच टॉक्सिन इज रिलीज्ड आफ्टर डेथ ऑफ द बैक्टीरिया? बताओ, बैक्टीरिया मरने के बाद कौन सा टॉक्सिन रिलीज होगा? हाँ हाँ, बोलो बोलो। बिल्कुल सही बात है, एंडोटॉक्सिन रिलीज होगा। एंडोटॉक्सिन नॉर्मली बैक्टीरिया की सेल वॉल के साथ इंटीग्रेटेड होता है, और जैसे ही बैक्टीरिया मरा एंडोटॉक्सिन रिलीज हो जाता है। दैट्स इट। सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। हम ऐसे ही अपनी माइक्रोबायोलॉजी की सीरीज बिल्कुल कंटिन्यू रखेंगे। आप जुड़े रहिए चैनल के साथ, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए। आपका इससे कुछ नहीं बिगड़ेगा, लेकिन इससे बहुत ज्यादा मोटिवेशन मिलता है, काम करने का मन करता है। और यहां पर मैंने देखो इसके अलावा भी बहुत कंटेंट है, बहुत डाटा है। सो आई हैव काइंड ऑफ समराइज द थिंग्स फॉर यू कि आपको इतना आना चाहिए, इतना पता होना चाहिए, एग्जाम पास हो जाएगा, चलेगा, काम निकल जाएगा इसमें, ठीक है? और इतना कम भी नहीं है, इतना ज्यादा भी नहीं है, मतलब वी हैव द कोर थिंग, इंपॉर्टेंट चीजें सबसे, ठीक है? तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, सी यू ऑल।